सभी को नमस्ते। सो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने थर्ड चैप्टर के यानी सेंसस और सैंपल मेथड जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसके एंड में आ चुके हैं। आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में सैम्पलिंग के बारे में समझा था, सैम्पलिंग के मेथड के बारे में समझना स्टार्ट किया था, राइट, कि सैम्पलिंग के कितने मेथड होते हैं, जिसमें हम लोगों ने नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था, करेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा, यानी सैम्पलिंग डाटा कैसी होनी चाहिए। सिंपल मतलब में कि जो सैंपल हम लेते हैं, जो भी सैंपल हम चूज़ करते हैं उस पूरे ग्रुप में से, राइट, तो जो सैंपल चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, ठीक ना। ओके, so the reliability of the sampling data means that the characteristics of the universe are fully represented by the sample। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यूनिवर्स मतलब क्या, जो भी पॉपुलेशन हमने लिया है डेटा लेने के लिए, एनालिसिस करने के लिए या स्टडी करने के लिए, तो जो भी पॉपुलेशन है, जो भी है पॉपुलेशन डाइवर्स हो सकती है। डाइवर्स मतलब उसमें अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं ना, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग जगह के हो सकते हैं, तो इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इस डाइवर्सिटी को, हर एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें। जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा है ना, मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स आर फुल्ली रिप्रेजेंटेड, कि ऐसे सैंपल हम लोग चूज करेंगे जो सबको रिप्रेजेंट कर सके। मैंने कहा था ना, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, अगर रिलीजन का अगर हमें ये करना है, स्टडी करना है, धर्म का स्टडी करना है, धर्म का डाटा लेना है, तो क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, हर किसी के यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। यानी हर किसी के यहाँ से जो इनके पंडित हैं, इनके जो मेन जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको हम लोग लेंगे और उनसे डाटा लेंगे। अगर मुझे रिलीजन का स्टडी करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू का ही लूंगा, हिंदू के लोगों से बातचीत होगी, नो, हर किसी से होगी। इसको बोलते हैं सबको कवर करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन या यूनिवर्स फुल्ली रिप्रेजेंटेड। तो जब मैं सब में से एक एक दो दो लूंगा तो ही जाके ये फुल्ली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मान लो तो हिंदू में से मैंने 10 लोग चूज कर लिए, मुसलमान में से मैंने, क्योंकि इनकी संख्या कम है, तो 5 लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, सिख में से 2 लोग या 1 लोग सिलेक्ट कर लिए, क्रिश्चियन में से भी 2-1 लोग सिलेक्ट कर लिए, ऐसे करके मैंने 19-20 लोग सिलेक्ट कर लिए। तो ये 19-20 लोग क्या 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 कर रहे हैं, ये 19-20 लोग ये पूरे धर्म के लोगों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। इट डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स भी दिए हुए हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है हमें। पहला है साइज ऑफ द सैंपल। साइज ऑफ द सैंपल का मतलब है कि 100 लोग हैं, चलो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे 100 लोग हैं कि पॉपुलेशन जो है जिस पे स्टडी करनी है, और मुझे सैंपल लेना है। तो सैंपल में इसमें से 1 2 3 ऐसा नहीं ले सकता। तो हमें सैंपल साइज यानी कि कितने लोग लूँ, 100 में से कितने लोग लूँ स्टडी करने के लिए। तो जनरली हम मान के चलते हैं कि भाई 10% तो होना ही चाहिए, 10%, 20%, 25% होना चाहिए, मतलब 10% के ऊपर ही होना चाहिए, 10% बहुत कम है। ऐसा कहीं परसेंट लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सैंपल साइज है ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो सभी को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। रिलायबिलिटी का मतलब कि कितना सैंपल लूँगी भाई, जो डेटा मिलेगा वो भरोसेमंद होगा। कितना सैंपल लूँ कि जो उनसे डेटा मिलेगा वो भरोसेमंद होगा। अब मान लेते हैं 1 करोड़ लोग हैं और उसमें से मैंने 2 लोग से पूछताछ की, तो आपको लगता है कि ये 2 लोग 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो 1 करोड़ लोगों में मुझे कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोगों का डेटा लेना पड़ेगा, 2 लोग से काम नहीं चलेगा। वही कह रहा है कि सैंपल साइज भी कितना होना चाहिए, भी बहुत ज़रूरी है। पूरे जीटीपी नगर, जीटीपी छोड़ो, पूरे दिल्ली का या मुझे ये करना है, डेटा लेना है, तो दिल्ली कि कहीं 5-6 इलाकों का करूँगा तो जाके जो सैंपल है मेरा सही बनेगा, ठीक ना। इफ साइज इज वेरी स्मॉल, अगर साइज बहुत छोटा हुआ तो 1 करोड़ में 2-3 लोगों को खाली लिया तो इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। लिटरली 1 करोड़ में मैंने 2-3 लोगों को ही लेकर स्टडी कर ली तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंगली द कंक्लूजन्स वुड लैक रिलायबिलिटी। और जब मैं कम साइज में स्टडी करूँगा
तो जो कंक्लूजन निकलेगा यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, वो इतना भरोसेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो रिजल्ट सही होगा ही नहीं। ठीक ना। अगला है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। यस, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया साइज, कि भाई साइज हम लोग सैम्पलिंग करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, साइज ध्यान रखेंगे कि कितना नंबर ऑफ साइज होना चाहिए या कितनी बड़ी साइज होनी चाहिए, छोटी या बड़ी। सेकेंड है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें या किस तरह का मेथड इस्तेमाल करें। हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर 5-6 मेथड, 6 मेथड के आसपास हम लोगों ने पढ़ा, 5 मेथड, राइट। इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव, it will not adequately present the population, consequently the result will be dependable। मतलब क्या निकला, इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव, यानी कि ऐसा कोई मेथड हमने, जो मेथड वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, अगर वो मेथड हमने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे रैंडम करना चाहिए था लेकिन मैंने कुछ और कर लिया, ठीक ना, तो अगर मैंने मेथड सही इस्तेमाल नहीं किया सैम्पलिंग में, सैम्पलिंग में जो मेथड हमने बराबर इस्तेमाल नहीं किया है। सैम्पलिंग में कौन कौन से मेथड थे, यहाँ देखो, कोटा, कन्विंसिंग और स्ट्रेटिफाइड और पर्पसिव एंड डेलिब्रेट। तो ये हमें याद रखना है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो इनमें से हमें कोई एक चूज करना है, मतलब कि जो यहाँ पे सुटेबल हो। ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल किया सैंपल चूज करने में जो उस पूरे सैंपल, जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना करता हो। यहाँ लिखा है ना, इट विल नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक ना। तो सैंपल सही तरीके से चूज करना है जो मेथड है। नेक्स्ट है बायस और कॉरेस्पॉन्डेंट इन इन्यूमरेटर्स। ये दोनों कौन है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स और इन्यूमरेटर्स वही हैं जो इन्वेस्टिगेटर के लिए कह सकते हैं डेटा इकट्ठा करते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर पढ़ा था इन्यूमरेटर्स मेथड। तो इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेटर भेजता है कि भाई जाओ और डेटा लेकर आओ, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो पर्सनल बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड और इन्यूमरेटर शुड बी as less as possible, otherwise reliability of the sampling data is to suffer। yes, जो बायस होना चाहिए इन लोग का आपस का पर्सनल बायस, यानी कि इन लोग जो भी डेटा लें सिर्फ उसी के आधार पर रिजल्ट बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेटा में अपना दिमाग लगा लें या अपना थिंकिंग उसमें डाल दें। तो जब अपना खुद का थिंकिंग, खुद का दिमाग वहाँ पे लगा लेंगे तो उसको बोलते हैं बायस्ड थॉट या बायस्ड रिजल्ट। यानी कि जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं है, उस डेटा के बेस पे खाली नहीं है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटर है या जो इन्यूमरेटर है उसका भी थॉट उसके अंदर मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो डेटा मिल रहा है सिर्फ डेटा के ऊपर ही एनालिसिस करना है, अपने थॉट उसमें नहीं डालने हैं उस सैम्पलिंग में, ठीक ना। सैम्पलिंग करते वक्त अपने थॉट नहीं डालने, यानी कि अपने विचार नहीं डालने कि भाई इस तरह का सैंपल लूंगा या उस तरह का सैंपल लूंगा। ऐसा कोशिश करना है कि ना करें, कम करें। अगर ऐसी भी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, किस में पढ़ा था हम लोगों ने, डेलिब्रेटिव में या पर्पसिव में। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई स्टील और आयन स्टील के ऊपर हमें स्टडी करनी है, तो हम किसके पास चले गए, टाटा स्टील, आयन स्टील इंडस्ट्री में चले गए। तो ये बायस नहीं होना चाहिए कि नहीं टाटा पे ही करना है, मतलब ओपन सोर्स होना चाहिए कि भाई मैं किस पे करूँ, थोड़ा सोचना चाहिए। टाटा के अलावा रिलायंस भी है और भी हैं, ठीक ना। तो जानबूझ कर टाटा ही सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक ना। आई होप समझ गए। ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स, यस, ये भी बहुत ज़रूरी है। Reliability of sample also depends upon the training of the investigators. If they are not trained to make them expert in their field of investigation, the sample will lack reliability. Yes, ये ठीक वैसी बात हो गई कि भाई बिना ट्रेनिंग के बॉर्डर पे भेज दिया फौजी बना के, तो क्या होगा, पता चलेगा देश पे बम गिरा दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा लेने जा रहा है इन्वेस्टिगेटर, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो। जो इन्वेस्टिगेटर जाएगा डेटा लेने, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो, ताकि वो हर तरह के सैंपल साइज को समझ पाए और सिलेक्ट कर पाए स्टडी करने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं सैंपल सिलेक्शन के बारे में। तो जो सैंपल सिलेक्शन होगा उसके लिए भी एक तरह का ट्रेनिंग चाहिए होता है, एक तरह का अच्छा खासा दिमाग चाहिए होता है कि किस तरह का सैंपल हम लोग सिलेक्ट करें। इसकी पॉपुलेशन इतनी है तो इसमें से कितना लें। जैसे कि हिंदू भाई अभी पता नहीं कितने हैं, मान लेते हैं कि भाई चलो हिंदू नहीं, जो बार बार रिलीजन नहीं लेके आते हैं,
मान लेते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड देखना चाहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ऐसा। तो हम देखेंगे कि भाई बुजुर्ग में कितने हैं, तो उसमें से उतना लेंगे, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं जो चिल्ड्रंस हैं वो चिल्ड्रन यानी 20 करोड़ हैं, जो जवान हैं यानी यूथ हैं वो 60 करोड़ हैं, एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ ऐसे। और जो बुजुर्ग हैं यानी ओल्ड हैं वो 40 करोड़ हैं। तो इसमें से सैंपल साइज भी उसी हिसाब से लेना है, 20 है, 60 है, 40 है, तो हो सकता है इसमें से मैं 2 ले लूँ, 2 करोड़ ले लूँ, इसमें से मैं 6 करोड़ ले लूँ, और इसमें से मैं 4 करोड़ ले लूँ। तो ये पता कैसे, ये सैंपल साइज लेने के लिए भी उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हाँ इतने लोग हैं तो इसमें से इतने लोगों को लो स्टडी करने के लिए, और इतने लोग हैं तो उसमें से इतने लोगों को लो स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। तो हमने क्या समझा कि रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। सैम्पलिंग डाटा रिलायबल कब होता है, जब सैंपल साइज सही हो, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में सैंपल साइज होना चाहिए, जो मेथड हम इस्तेमाल करें वो सूटेबल हो वहाँ पे, जिससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, राइट। उसके बाद है बायस्ड, हाँ इन्यूमरेटर और कोरेस्पोंडेंट, यानी जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी वो उसको अपना दिमाग नहीं लगाना है, पर्सनल थिंकिंग नहीं डालनी है या कम करनी है, जितना कम हो सके उतना कम रखे। और ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक ना। ओके सॉरी। सो सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड अ कंपैरेटिव लुक, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया गया है एंड में, ठीक ना। इस कंपैरिजन से हमें और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। ऊपर हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया सेंसस के बारे में, सैम्पलिंग मेथड के बारे में, अब यहाँ थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो समझेगा कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक ना। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड आर एन, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने हैं। पहला, कवरेज। In the census technique, an investigator collects information relating to all the items of the population. हमने पढ़ा था कि कोई एक पॉपुलेशन है तो उसमें जितनी पॉपुलेशन है उस सबका एक एक करके बारी बारी करके स्टडी किया जाएगा, यानी सबसे डाटा लिया जाएगा। ये किस में होता है, ये होता है सेंसस टेक्निक यानी सेंसस मेथड में। फुल कवरेज, या हम शॉर्टकट में कह सकते हैं फुल कवरेज, फुल कवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसा बोल सकते हो। जबकि इन सैम्पलिंग मेथड ऑन अदर हैंड ओनली सम ऑफ द आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आर कवर्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, यस। और जबकि सैम्पलिंग में हम इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, कुछ लोगों को बाहर लेके और उनके ऊपर फिर स्टडी करेंगे, यानी कुछ लोग मान लेते इतने लोग में से मैंने इतने लोग ले लिए और इनके ऊपर स्टडी की जाएगी। इस मेथड को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग मेथड। और ये कैसा होता है, ये पार्टली कवरेज होता है, पार्टली कवरेज, ठीक ना। सेंसस में फुल कवरेज होता है और सैम्पलिंग में पार्टली कवरेज होता है, ठीक है। हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम होता है, पार्टली बोलेंगे उसे। ये पहला हो गया डिफरेंस। सुटेबिलिटी में सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल, यस। सेंसस मेथड कब काम आएगा, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम हो, यानी कि पॉपुलेशन साइज थोड़ी कम हो। पॉपुलेशन साइज कम होगी तो मैं हर किसी से मिल लूंगा, ठीक ना। पॉपुलेशन साइज कम होगी तो मैं हर किसी से मिल लूंगा, हर किसी से डेटा ले लूंगा, हर किसी से बातचीत कर लूंगा, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज इट इज द सैम्पलिंग मेथड विच इज जनरली यूज्ड। और जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर हम लोग सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कितनी कैटेगरी बन रही है, फीमेल्स कितने, मेल्स कितने, बच्चे कितने हैं, और उसमें से चूज कर लेंगे। बच्चों में से चूज कर लिए कुछ लोगों को, मेल्स में से कुछ लोगों को, फीमेल्स में से कुछ लोगों को, डिपेंड करता है क्या किस तरह का वहाँ पे ग्रुप है, ये किस तरह की डाइवर्सिटी है, राइट। उस हिसाब से हम लोग वहाँ से सैंपल लेंगे। तो सुटेबिलिटी था, सुटेबिलिटी में अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है तो सेंसस मेथड इस्तेमाल करो, बेटर है। और अगर सैंपल पॉपुलेशन साइज बड़ा है तो सैंपल मेथड इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूरेसी।
there is generally a greater degree of accuracy in the results based on the census method than the sampling method. देखो क्या लिखा, बहुत अच्छी चीज लिखी है. There is generally a great degree of accuracy in the result of based on the census method. कह रहा है भाई, जब हम सेंसस मेथड इस्तेमाल करते हैं, हर किसी से हमने डेटा लिया है. सेंसस में क्या करते हैं, हर पूरा पॉपुलेशन कवर करते हैं. तो जब पूरा पॉपुलेशन कवर करके हम डेटा देंगे तो हमेशा एक्यूरेट होता है और बेटर होता है. जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा सही होता है. किसकी तुलना में, किसके कंपेरिजन में, सैम्पलिंग मेथड की कंपेरिजन में. क्योंकि सैम्पलिंग में हम लोग कुछ ही लोगों से डेटा लेते हैं, तो हो सकता है कि वो डेटा सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, यानी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो. लेकिन सेंसस मेथड में हमें इन्फॉर्मेशन पूरी होती है. दिस इज बिकॉज द सेंसस मेथड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड. सही बात है. सेंसस मेथड में क्या होता है, ईच एंड एवरी, हर किसी से एक एक आइटम, एक एक जो लोग हैं, अगर लोगों पे कर रहे हैं तो हर किसी से, हर लोग से हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, डेटा लेंगे. जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग, राइट. As against it, there is a less accuracy in the reliability in the sampling method because it studies on a few items of the population. और वहीं पे सैंपल स्टडी में क्या होता है, सैंपल मेथड में क्या होता है, हम लोग कुछ ही लोगों पे स्टडी करते हैं, यानी कुछ ही लोगों से डेटा लेते हैं, तो इतना एक्यूरेट नहीं होता है और ना उतना भरोसेमंद होता है. सिंपल, राइट. However, errors can be, लेकिन दूसरी बात क्या लिखा है, errors can be easily detected and removed in the sampling method. और यहाँ पे हम लोग कमी पढ़ लिए कि भाई सेंसस मेथड जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है, राइट. जबकि दूसरी बात क्या लिखी है कि सैम्पलिंग मेथड एरर पता करने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सैम्पलिंग में हम लोगों ने कुछ ही लोगों से डेटा लिया है, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डेटा सही है नहीं है. जैसे मैंने बताया था ना कि किसी कॉलेज में 2000 बच्चों ने एप्लीकेशन भरा और किसी कॉलेज में 20 लोगों ने, तो कहाँ आसान है फॉर्म को सही से चेक कर पाना. आसान कहाँ है, यहाँ पे ना, यानी 20 फॉर्म को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि इसमें गलती मिली है कि नहीं मिली है, ये हम पता कर सकते हैं. लेकिन 2000 फॉर्म में वो पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए, राइट. तो सैम्पलिंग मेथड की अच्छी बात क्या है कि इसमें हम लोग एरर अगर कुछ हुआ है तो गलती से भी एरर हुआ है, कुछ गलती हुई है डेटा लेने में, ये इन्फॉर्मेशन में, तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक ना. क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स. टू दैट एक्सटेंट सैम्पलिंग मेथड शोज ग्रेटर एक्यूरेसी देन द सेंसस मेथड. और सिर्फ साइज के बारे में बात की जाए तो साइज के हिसाब से ज़्यादा एक्यूरेसी किस में होती है, सैम्पलिंग मेथड में होती है. साइज के हिसाब से मतलब गलतियां सुधारने के हिसाब से देखा जाए, साइज नहीं, गलतियां सुधारने के हिसाब से देखा जाए तो किसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, सैम्पलिंग मेथड में. लेकिन इन जनरल जब ओवरऑल देखते हैं तो हम एक्यूरेसी किस में ज़्यादा अच्छा पाते हैं, सेंसस मेथड में. ठीक ना. लेकिन जब हम लोग एरर की बात करते हैं, एरर में सैम्पलिंग मेथड आगे है. एरर में इन द सेंस कि एरर सुधारने में गलतियां कम होंगी. कॉस्ट. सैम्पलिंग मेथड इज सर्टेनली much less expensive than the census method. Smaller the size out of the given population, lesser the cost of the investigation. Yes, सारा खेल ही तो साइज का है, साइज ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन कम है तो खर्चा भी कम होगा, कॉस्ट विल बी लेस. और साइज ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, जिस पे ज़्यादा लोगों पे इन्वेस्टिगेशन करना है तो लोग ज़्यादा लेंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये कॉस्टली बन जाएगा, मोर कॉस्टली कंपेरेटिवली. तो सेंसस मेथड सैम्पलिंग के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली है और सैम्पलिंग मेथड जो है वो सेंसस के हिसाब से कम कॉस्टली है. ठीक है. टाइम. सैम्पल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द सेंसस मेथड. यस. अब जहाँ पे एक बार मैंने और एग्जांपल लिया था कि 2000 लोग हैं, राइट, सब पे स्टडी करूँगा, इससे अच्छा मैं 200 लोग पे स्टडी करूँ तो कम टाइम लगेगा. हो सकता है 200 लोग में 200 लोग पे स्टडी कर रहा हूँ तो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाए, डेटा लेने के लिए, स्टडी के लिए नहीं, डेटा लेने के लिए. तो एक दिन में अगर 200 लोग हो रहे हैं तो 2000 लोग कितने दिन में होंगे, 10 दिन में. तो एक दिन ज़्यादा पड़ा कि 10 दिन ज़्यादा पड़ा है, यानी कि कम टाइम किस में लग रहा है, सैम्पलिंग में. तो सैम्पलिंग मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द सेंसस मेथड. Nature of items. Census method is particularly suitable when the items in the population
हैव डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कह रहा है भाई सेंसस मेथड ज़्यादा सुटेबल कब है, यानी ज़्यादा बेटर कब है, जब पॉपुलेशन डाइवर्स हो। डाइवर्स मतलब जैसे कि जो पॉपुलेशन है उसे मेल नहीं होने चाहिए। अगर अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, ठीक है ना, जेंडर की बात की जाए, तो सिर्फ मेल नहीं होने चाहिए, उसमें मेल भी हों, उसमें फीमेल भी हों, और बच्चे भी हों और बूढ़े भी हों। मतलब मेल फीमेल में आ गए, लेकिन बच्चे और बूढ़े भी हों। तो इस तरह से डाइवर्स रहेगा तो ज़्यादा बेटर है स्टडी करना सेंसस मेथड में, ऐसा कह रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड सैंपल मेथड इज सुटेबल व्हेन द आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर होमोजीनियस। और सैंपल मेथड का काम आता है जब पॉपुलेशन एक जैसी हो। तो जब एक जैसी होती है तो हम उसमें से 4-5 लोगों को चुन लेते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है ना। सब एक ही जैसे हैं तो इसमें से 5 ले लिया मैंने, जैसे कि सब एक ही गांव से आए हैं तो 5-6 लोगों को ले लिया और डिटेल निकाल लिया। सेंसस मेथड कब काम आएगा, जब इसमें से 5 लोग अलग गांव से हैं, 5 लोग अलग गांव से हैं, 5 लोग अलग गांव से हैं, फिर 5 लोग अलग गांव से हैं, और मुझे सारे गांव के बारे में जानना है, तो मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी। तो इसमें आप तो वहाँ पे सेंसस मेथड काम आएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस यानी कि एक ही जैसा है, एक ही जगह से सब आए, एक ही गांव से आए, तो इसमें से 5 लोगों को लेके सैंपल मेथड इस्तेमाल करके मैं डेटा ले लूंगा, ठीक ना। वेरिफिकेशन का मामले में, वेरिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसस मेथड इज जनरली नॉट पॉसिबल। यस, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो डेटा हमें मिला है, जो डेटा हमें मिला है वो एक्यूरेट, मतलब कि सही है कि नहीं है। तो सेंसस मेथड में जहां पे मैंने पूरे पॉपुलेशन की स्टडी की या मैंने पूरे पॉपुलेशन का डेटा लिया, तो उसको वेरीफाई करवाना बहुत मुश्किल है। जैसे जनगणना पकड़ लो, ठीक ना। अब जब जनगणना में डेटा दिया जाता है तो गवर्नमेंट उसे वेरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए उसको हर किसी के घर पे जाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपके वहाँ सच में 6 बच्चे हैं, क्या आपने बताया था 6 बच्चे हैं, दिखाओ 6 बच्चे हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेक करना, क्रॉस चेक करना। तो ये सेंसस मेथड में पॉसिबल नहीं है कि दोबारा उतने ही घरों पे जाकर वापस से चेक करें, क्रॉस चेक करें, नहीं। लेकिन इट वुड बी इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंस एंड द रिपीटिशन ऑफ द होल प्रोसेस। यस, पहले तो हमने जनगणना की, हर किसी के घर पे गए और डेटा लिया, अब वेरीफाई करने के लिए वापस से सेम काम करना पड़ेगा, वापस वेरीफाई करने के लिए कोई और जाएगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन किसी और ने की, डेटा किसी और ने लिया, वेरीफाई करने किसी और को भेजा जाएगा, तो सेम काम करना पड़ेगा, होल प्रोसेस उतना ही लग जाएगा, रिपीटेशन काम हो जाएगा, पूरा खर्चा भी सेम, मतलब खर्चा भी बढ़ जाएगा। एक बार तो खर्चा किया ही था डेटा लेने के लिए, जनगणना की तो हर घर पे गए, ट्रेनिंग दी, अब दूसरी बार भी उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। जबकि सैंपल इंफॉर्मेशन ऑन अदर हैंड कैन बी इजिली वेरीफाइड इन केस ऑफ डाउट्स, इन्यूमरेटर कैन बी डन अगेंस्ट एंड फैक्ट्स वेरीफाइंग अकॉर्डिंगली। जबकि सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, हमने इस पूरे पॉपुलेशन का, जो भी यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन से कुछ लोगों पे स्टडी की थी, ठीक ना। जैसे कि मैंने बताया ना 2000 लोग थे, तो 2000 लोग में 200 लोग पे स्टडी की थी या 200 लोग का डेटा लिया था। तो 2000 लोगों का अगर 2000 लोगों से डेटा लेता तो वेरीफाई करना मुश्किल होता, लेकिन 200 लोगों से लिया तो वेरीफाई करना थोड़ा इजी है, थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा। तो सैम्पलिंग मेथड जो है ज़्यादा वेरिफिकेशन के मामले में ज़्यादा बेटर है सेंसस मेथड के मुकाबले, ठीक है ना। आई होप समझ रहे हो, जो डेटा लिया है उसे वेरीफाई करना या क्रॉस चेक करना, तो कम लोग होंगे तो जल्दी से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन पूरी पॉपुलेशन से लिया है, सेंसस मेथड इस्तेमाल किया है, तो वापस से पूरा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। So in short, sample method of statistical investigation is generally preferred to census method because the former is less expensive in terms of time, money and efforts involved. तो क्या कह रहा है कि सैम्पल मेथड जो है वो जनरली इस्तेमाल किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, किसकी तुलना में, सेंसस मेथड की तुलना में, क्योंकि सैंपल मेथड में टाइम, पैसा और मेहनत तीनों भी कम लगती है। टाइम, पैसा, समय, पैसा और मेहनत, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स कम लगते हैं, लेस एक्सपेंसिव, राइट। However, for the successful application of the sample method, it is very essential that sample items represent the characteristics of the population as a whole. और अगर हम सैंपल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि
हम सैंपल सिलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से करें कि जो भी सैंपल हमने लिया हो वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। हर बार यही पढ़ रहे हैं हम लोग सैंपल में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है उसके सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसा सैंपल हमें लेना होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए और चीज़ें सही होंगी। तो हम अगले लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए बाय।